बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कमजोर होता देखना चाहते हो क्या? तो संघर्ष करने के लिए तैयार हो या नहीं हो? जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय मंगल, जय मंगल, जय जोहार, भारतीय संविधान जिंदाबाद, गरीब जनता जिंदाबाद। हमने संघर्ष करके मुझे अवसर दिया है। इस अवसर को एक अवसर के बाद एक अवसर के अंदर मत छोड़ो, इसको विस्तृत कर लो और इस अवसर को इतना मजबूत कर लो कि इस बार उनकी संख्या आपके जनप्रतिनिधियों की बढ़ जाए। तीसरे पंचायत चुनाव आ रहा है। आप घर से निकल के बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बनाना और जो प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के आएंगे उनको वोट की ताकत देना। फिर आप देखना आजाद समाज पार्टी दिन दुगनी रात दुगनी कितनी तरक्की करती है और 2027 में आपकी कितनी मजबूत आवाज बनती है। आप मेरी बात से आगे जब ये ताकत बनेगी भाइयों, तो जो बातें मैंने आपको बताई है उनको पहले ही दिन से उन पे काम करने का काम हम करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, न्यूनतम वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, ग्राम पंचायतों तक रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे। महिलाओं के ऊपर जो कर्ज है विभिन्न समूह के द्वारा जो लाद दिया गया है उस कर्ज माफी के काम को भी हम करने का काम करेंगे। बिजली के दाम कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम से सेस हटा के उसके दाम हम लोग कम करेंगे, जनता के लिए स्कूल बनाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण 3-4 काम जो करने हैं उनको सुन लो। सरकारी स्कूल को इतने शानदार बनाएंगे कि 5 स्टार स्कूल भी सरकारी स्कूल के सामने बन के दिखाएंगे। पुरानी पेंशन को 500-700 रुपए से बढ़ा के कम से कम 2100 वृद्धा पेंशन को 2100 रुपए वृद्धा पेंशन करने का काम करेंगे। आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को रोजगार, ग्राम रोजगार सेवकों को, पंचायत सहायकों को कम से कम 21,000 रुपए का वेतन दिलाने का काम करेंगे। साथ का दिन आपको विश्वास दिलाना। जितने संविधान ठेकेदारी के कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे और सरकारी मुलाजिमों के बराबर तनख्वाह देने का काम करेंगे। साथ का भी आपको विश्वास दिलाना। और आप देखो, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था, मैं आपसे कम टक्कर नहीं ले रहा हूं। देखो गीली होगी है नहीं गीली होगी है? इस पसीने से नहीं डरता भाइयों। मैं आपकी आंखों के टपकते हुए आंसुओं से डरता हूं, बस और किसी चीज से नहीं डरता। मेरी बात को अभ्यास, मैं जेल से नहीं डरता, छोटे मोहल्लों से नहीं डरता हूं, साजिशों से नहीं डरता हूं, गोलियों से नहीं डरता हूं। मेरे पिता ने मुझसे एक बात कहा थी कि दुनिया में आना जाना ये सबके लिए है, लेकिन जाने के बाद लोग आपको क्यों याद रखे, इस बात को आप समझना। और क्या है भाइयों, जिस दिन गोली लगने के बाद मुझे जीवन मिला था उस दिन मैंने ये तय कर लिया था, मुझे महसूस हो गया था कि मेरा जन्म आकर जाने के लिए नहीं हुआ है, आपके आंसू पूछने के लिए और महापुरुषों के काम को पूरा करने के लिए। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के जैसे जैसे जन प्रबुद्ध सम्मेलन होते जा रहे हैं वैसे वैसे विरोधियों के पसीने तो छूट ही रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग दीवाने बढ़ते जा रहे हैं। पूरे यूपी में लगभग ये 13वां जन प्रबुद्ध सम्मेलन जो मिर्ज़ापुर में हुआ और इस जन प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आपको बता दूं कि लगभग 20,000 से अधिक वहां पर लोग इनकी स्पीच सुनने के लिए पहुंचे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी पर उन्होंने जमकर प्रहार किया और उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर बात किया जो जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, आज उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अपनों के बीच अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किया।
पहला, ओबीसी की जातिवार जनगणना का मुद्दा। केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा समझा षड्यंत्र है। यह बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है। दूसरा, आरक्षण और संविधान पर विश्लेषण। वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्प्रभावी करने तथा संविधान की मूल भावना को कमज़ोर करने में लगी हुई है। हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा। तीसरा, ईवीएम प्रणाली का लोकतंत्र पर प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनविश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। चौथा, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग एवं अल्पसंख्यकों व मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने वाला संकट है। पांचवी बात उन्होंने लिखी है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग। सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। छठा, मंडल कमीशन की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन। मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया, उनका पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर यह पोस्ट किया था और किन किन मुद्दों पर वो बात किए थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये लोकप्रियता है चंद्रशेखर आज़ाद की, वैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का जो जलवा है सोशल मीडिया पर तो कायम है ही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो समाचार पत्र हैं, जो न्यूज़पेपर वाले हैं, उन्हें भी लगने लगा है कि ट्रेंडिंग कौन है। और मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के सम्मान में अब समाचार पत्र वाले भी न्यूज़पेपर छापने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि अमर उजाला और दैनिक जागरण सहित कई ऐसे जो समाचार पत्र हैं जिन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की जो खबर है छापी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दैनिक जागरण ने लिखा है कि निजी क्षेत्र में भी मिले आरक्षण, ये चंद्रशेखर आज़ाद बोले हैं। और आगे मैं आपको बता दूं कि क्या लिखे हैं। नगर के बरौदा स्थित शांति लाज में रविवार को आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण के बिना सामाजिक न्याय की परिकल्पना अधूरी है। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। कहा कि एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाए जाने से संबंधित वास्तविक विधेयक लोकतंत्र के मूल ढांचे को कमजोर करता है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में अपनी बात रखने का संकल्प जताया। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस अहम मुद्दे से दूरी बनाए हुए हैं। बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर आज़ाद ने बताया कि इस संबंध में निर्णय पार्टी की ओर कमेटी लेगी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि राज्य में कई सीटों पर पार्टी की मजबूत दावेदारी है। गौरतलब है कि यह सम्मेलन आज़ाद समाज पार्टी द्वारा आयोजित सम्मेलन श्रृंखला का 13वां आयोजन था। वहीं एक न्यूज़पेपर में और खबर छपी है चंद्रशेखर आज़ाद की, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रदेश में जंगल राज कायम, अपराधियों में कानून का भय समाप्त, चंद्रशेखर। और नीचे लिखा है अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर समाचार पत्रों में भी चंद्रशेखर आज़ाद का जो जलवा है पूरी तरह से कायम है। और आज जिस तरह से हर एक मुद्दों पर चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ उठा रहे हैं, तो जनता की सबसे पहली जो पसंद है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बन चुके हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि परसों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लाइव आए थे और लाइव आने के दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरह से
जो ये सरकार है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। और उन्होंने जो ये बात खास तौर से स्पेशल कही कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो ऐसी मिलेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके जो बच्चे स्कूल में जाएंगे उन स्कूलों की हालात जो इस समय है उससे बिल्कुल अलग होगी। एक 5 स्टार होटल जैसा माहौल होगा। चिकित्सा की बात करें तो जो समय समय पर जो दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, इन चीज़ों पर भी उन्होंने गंभीरता ली। और साथ ही साथ उन्होंने रोज़गार की बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको 5 किलो राशन नहीं दूंगा, मैं आपको 2000 रुपये नहीं दूंगा, मैं आपको आपके बच्चों के लिए रोज़गार दूंगा। चूँकि रोज़गार रहेगा तो आपके बच्चों का भविष्य सही रहेगा, वरना 5 किलो राशन में आपके बच्चे अपना पेट भी भर ले वही काफ़ी है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि नेता वही होना चाहिए जो हर मुश्किलों, हर मुसीबतों पर साथ हो। आज क्यों चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले ऐसे नेता हैं जो जनता की पहली पसंद होते हैं? आखिर क्यों जब भी आप पर मुसीबत आती है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही याद आते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को जो जलवा है ये कायम है। और उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो जलवा है लगातार ऐसे ही बना रहे। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बहुत ऐसी बातें कहीं जो आपको सुननी चाहिए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगभग 10 से 20 हज़ार के लोगों के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी। और इस दौरान उन्होंने किस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ाया, पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद की ये पूरी स्पीच सुनिए। सम्मेलन में मुझे आने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो यहाँ के मंडल और जिला कमेटी के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भाई पटेल साहब, सुनील पटेल जी, राजेश गौतम जी, रविकांत जी, विजय आजाद जी, कुलदीप पटेल जी, लक्ष्मी पटेल जी, अशुथामा जी, संदीप सोनकर जी, विनय सागर जी, प्रदेश की कमेटी के अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी और विधानसभा जिले मंडल के तमाम पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत से आज का आपका कार्यक्रम सफल होने के लिए जा रहा है। मैं अपने युवा मोर्चा के साथियों का, मिशन 78 के साथियों का, अधिवक्ता सेल के साथियों का, किसान संगठन के साथियों का, भाईचारा कमेटी के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। ये बात सच है कि यहां गर्मी बहुत है, लेकिन ये भी करवा सकते हैं कि बाहर भी पैर रखने की जगह नहीं है। जब आप निकलोगे आप देख लोगे। और अभी तो छोटे छोटे साधनों से आपको अपने बड़े बड़े लक्ष्य साधने हैं। तो इस गर्मी से, कुर्सी की कमी से, जगह की कमी से हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। इस तरह की तमाम परीक्षाओं से गुजरकर आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन खुद भी प्राप्त करना है और अपने जैसे बहुसंख्यक लोगों तक भी पहुंचाना। प्यारे भाइयों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु घासीदास, सामाजिक परिवर्तन के महान योद्धा
और शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक और सामाजिक न्याय के पुरोधा छत्रपति साहू जी महाराज देश को एक सूत्र में पिरोने वाले भारतीय संविधान के निर्माता, करोड़ों नारियों के मुक्तिदाता, शोषितों वंचितों के महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं महान सम्राट अशोक जी को, और मैं नमन करता हूं जिन महानायक की मूर्ति पर आज मैं माल्यार्पण करके यहां पहुंचा हूं। बटे हुए भारत को मोतियों की तरह भिगोने वाले और वास्तविकता में प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार जिनको नकारा गया व्यवस्था के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करता हूं। हालांकि मेरी शिकायत ये रहेगी कि जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो लोग पुरुष हैं जहां स्टैचू लगी है, तो मैं मीडिया के साथियों को जरूर कहूंगा कि एक बार जाके उस स्टैचू के आसपास का माहौल आप जरूर देखना, तो आपको पता लगेगा कि जिनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां चाइना से रिपोर्ट करके लाके गुजरात में लगाई जाती है, जब उन महापुरुष की मूर्ति यहां लगी है जो 2020 की लगी हुई है, उस मूर्ति के आसपास ईंटें, अड्डे, रेत, गारा, बजरी, आप जूते पहने बगैर वहां घुस भी नहीं सकते। इस तरह की व्यवस्था यहां महापुरुषों का अपमान के जिले में हो रहा है। इस बात को भी मीडिया के साथियों को जरूर उठाना चाहिए। हालांकि मुझे विश्वास है कि जिस मांग को मैं उठाता हूं और कोई काम बाद में करना पड़े, उस मांग की तरफ पहले ध्यान देना पड़ता है। सरकार की आजकल देख रेख हमसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा है कि सरकार गलत क्या कर रही है, और सही जिस दिन करेगी उस दिन भी आपको बता देंगे। अभी तो सही नहीं कर रहे। प्यारे साथियों, मैं महामना रामचंद्र वर्मा जी को भी याद करता हूं, मैं चौधरी महाराज सिंह भारती जी को भी, मैं पहले यादव जी को भी, ईवी दरिया रामानायकर स्वामी जी को भी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को भी, जननायक कपूरी ठाकुर जी को भी, मां फातिमा शेख जी को भी, मां मंतिकाबाई लोधी जी को भी, मां झलकारी बाई कोरी जी को भी, मैं तमाम उन वीरांगनाओं को जिनमें मां फूलन देवी भी है नमन करता हूं, जिन्होंने अपने साहस, अपने पराक्रम से लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया। मैं बाबू श्री व्यास जोशिया जी को, संत रामप्रिय प्रजापति जी को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को और मान्यवर साहब श्री काशीराम अपने गुरु और भगवान बिरसा मुंडा जी को भी याद करता हूं। प्यारे साथियों, मैं इन महापुरुषों का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं और वर्तमान की जो नौजवान नेतृत्व है, जब तक वो अपने महापुरुषों को पढ़ेगा नहीं, अपने महापुरुषों को जानेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल सकता है। अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलने के लिए उनको अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनके संघर्ष को समझना पड़ेगा और उनके दिखाए रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी जाके आंदोलन सफल हो सकते। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, ये जो प्रमुख सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और आज ये 13वां प्रमुख सम्मेलन है, तो मिर्जापुर मंडल के साथियों को और यहाँ के पत्रकार बंधुओं को ये जानना चाहिए कि इस कार्यक्रम का नाम प्रभु जन सम्मेलन क्यों। सम्मानित बंधुओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, गौर करो, इस प्रदेश में और देश में पहले भी प्रभु जन सम्मेलन होते थे, लेकिन उन प्रभु जन सम्मेलन में एक ही जाति के लोग वक्ता होते थे, एक ही जाति के लोग अतिथि होते थे और बाकी सब लोगों को
उनकी बात को सुनने के लिए सामने बिठाया जाता। ये माना जाता था, समझा जाता था कि एक ही जाति के लोग प्रभु हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को मानने वाले, जगत गुरु रविदास जी को मानने वाले और संतों गुरुओं महान पुरुषों को मानने वाले हम जैसे अम्बेडकरवादी और जनसंघी ये मानते हैं, न्यायवादी हम ये मानते हैं कि जब से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ है तो इस हद वंचित समाज में भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, प्रोफेसर, शिक्षक, पत्रकार तमाम लोग पैदा हुए हैं, तमाम लोग तैयार हुए हैं और उनकी बदौलत प्रदेश और देश तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। आज इस देश के चीफ जस्टिस शेड्यूल कास्ट से आते हैं। आज इस देश की राष्ट्रपति महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो आदिवासी समुदाय से आती है। आज इस देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार इनको सत्ता मिली है वो खुद से कहते हैं कि मैं पिछले वर्ष से आता हूं। तो जिस समाज में प्रधानमंत्री हो, जिस समाज से मुख्यमंत्री हो, जिस समाज से राष्ट्रपति हो, जिस समाज से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, वो समाज प्रबुद्धन समाज क्यों नहीं हो सकता, ये हमें सोचना चाहिए। और जब मैं देखता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे उस समाज के हक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है, उस समाज के हक अधिकारों को लूट नहीं सकता है। तो मैं मानता हूं कि हमारे लोगों में भी आज लाखों जन तैयार हो गए हैं। बदमू प्रबुद्ध लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ लें। जिस तरह उन्होंने 1978 में अपनी जिम्मेदारी को समझ के गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम किया था। अगर वो प्रबुद्ध समाज, रिटायर्ड डॉक्टर, रिटायर्ड इंजीनियर, रिटायर्ड कर्मचारी, पुलिस के साथी, जुडिशरी के साथी, वकील साथी, प्रोफेसर साथी जो रिटायरमेंट होने के बाद घर में बैठ गए हैं, जो सोचते हैं कि भाई अब हमें कुछ नहीं करना है, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जो जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है कि समाज के हाशिए पे जो तबका है उसको साथ लेके चले, आज उन्हीं को जगाने के लिए प्रबुद्धन सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो चलिए कहते हैं कि एक ही जाति के लोग प्रबुद्ध हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते मेरे भाइयों, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति भी यही बात कहती है और ये दल भी यही बात कहते हैं। अगर कोई समानता की, न्याय की, भाईचारे की और एकता की बात करता है तो वो दल आजाद समाज पार्टी का श्रीराम है। इसके मत से आप यहां से यहां भागे देखोगे तो आपको शेड्यूल कास्ट के लोग भी मिलेंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी मिलेंगे, वर्ग के लोग भी मिलेंगे, मुस्लिम भाई भी मिलेंगे, सिख भाई भी मिलेंगे और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 5 साल में आजाद समाज पार्टी ने एक ऐसा आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा किया है कि लोकसभा में 2 सीटों पे लड़े थे, 2 सीटों पे। एक सीट जो पश्चिम में लड़ा आजाद समाज पार्टी का ये कार्यकर्ता और दूसरी सीट जो हम डुमरिया में सिद्धार्थ नगर में नेपाल बॉर्डर पे आकर लड़े थे। क्योंकि मीडिया ये कहता है, मीडिया का काम है अपने मालिकों के नारे पे हमारे दल की बुराई करना, हमारे दल को छोटा दिखाना, उसका उपहास उड़ाना। तो मीडिया कहता है कि आजाद समाज पार्टी पश्चिम का दल है, पश्चिम में इसकी जड़ें मजबूत हैं, इसलिए हम दूसरा चुनाव जब लड़े लोकसभा का, दूसरी सीट पर डुमरियागंज में जाके तो एक सीट पे हमें 5 लाख से ज्यादा वोट मिले और आपका ये कार्यकर्ता लोकसभा पहुंचा और दूसरी तरफ डुमरियागंज में 80,000 से ज्यादा मत लेके हमारी पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंचा और राष्ट्रीय पार्टी के लोग चौथे 5वें नंबर पर पहुंचे। प्यारे साथियों, ये जंगल में जो मंगल हुआ है ये इन बहादुर नौजवानों की मेहनत से हुआ है, उनके संघर्ष से हुआ है। प्यारे भाइयों, मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन सबसे पहली बात आपके लिए जिम्मेदारी के तौर पे ये कह रहा हूं कि साथियों, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी
हर तीसरा आदमी कहता था कि चंद्रशेखर के साथ नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं। ये कह के पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते थे। या तो वो ये कहना चाहते थे कि युवा कमजोर होता है, या वो ये कहना चाहते थे कि युवा गैर जिम्मेदार होता है, क्या वो ये कहना चाहते थे कि युवा कुछ कर नहीं सकता है। आज मैं उनको कहना चाहता हूं, इन युवाओं के बदौलत और समाज के उस मजबूर संघर्षशील तबका जो उम्र में तो 50 के करीब पहुंच गया, 60 के करीब पहुंच चुका, लेकिन महापुरुषों के मिशन को चलाने के लिए उनका दिल युवा वाला है। इन तमाम साथियों के बदौलत बड़े बड़े पैसे वाले, पावर वाले, बड़े बड़े काम वाले दलों को पटखनी देते हुए आजाद समाज पार्टी ने अपना लोहा मनवाने का काम। प्यारे भाइयों, मैं आज आपको जिम्मेदारी देने के लिए मिर्जापुर पहुंचा, लेकिन जो बात मैंने युवाओं से शुरू की है, मैं उसको और आगे बढ़ाता हूं। युवा वो है जो सपने देखता है, युवा वो है जिसके संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं, युवा वो है जो आंधी तूफान से नहीं डरता है, युवा वो है जो हवाओं का रुख मोड़ देता है, युवा वो है जिसको रोका नहीं जा सकता है, युवा वो है सरदार करतार सिंह सराफा जिन्होंने 19 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान किया। युवा शहीद आजम भगत सिंह भी थे जो 23 साल के थे, हंसते हंसते फांसी के बंदे को चूम गए। युवा वीर अब्दुल हमीद भी थे और युवा शहीद शिरोमणि उधम सिंह भी थे जिन्होंने जंग वार को जाके लंदन में गोलियों से छन्नी करने के लिए छन्नी करके अपने लोगों के स्वाभिमान सम्मान का बदला लेने का काम किया। युवा गैर जिम्मेदार नहीं होता साथियों, कभी गैर जिम्मेदार नहीं होता। भारत में तो 18 साल का युवा वोट देंगे। ये भारत एक ऐसा देश है प्यारे भाइयों बहनों जहां 50% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। युवा 50% से ज्यादा आबादी, यानी कि 50% युवा है जो वोट डालता है, प्रधानमंत्री चुनता है, मुख्यमंत्री चुनता है, विधायक चुनता है, सांसद चुनता है, गांव का प्रधान चुनता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनता है, जिला पंचायत सदस्य चुनता है, चेयरमैन चुनता है, मेयर चुनता है। ये युवा देश है और युवाओं की इस तरह की मजाक उड़ाने वालों को 24 में सबक सिखाया मेरे युवा भाइयों ने, और आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में भी सबक सिखाएंगे मेरे युवा भाइयों। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि न ताली बजाना न नारा लगाना, बस मेरी बात पे गौर करना। मैं मानता हूं पसीना टपक रहा, बिल्कुल टपक रहा, ये छिपा हुआ नहीं है किससे, लेकिन बस एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जब ये अन्याय गुंडागर्दी की लाठी हमारे घर तक पहुंचती है, जब ये जुल्म जाति की लाठी हमारे घर तक, हमारी बहनों की अस्मतों तक पहुंचती है, वो आंसू खतरनाक होते, तकलीफ दे होते हैं, या ये पसीना तकलीफ दे है? बताओ। वो आंसू ज्यादा दर्द देते हैं या ये पसीना तकलीफ दे रहा है? जरा जोर से एक बार मुझे बता दें। तो वो आंसू आपकी आंखों में ना आए तो आज को तकलीफ उठानी पड़ेगी। तैयार हो बताओ। याद करो, खेती किसानी करने वाले परिवारों से जुड़े लोग, किसान जब खेती अपने खेत को जोतने का काम करता है तो पसीना बहता, वही पसीना मिट्टी में, धरती में मिलता है, वो आपका पसीना किसानों का, मजदूरों का, और जब वो मिट्टी में मिलता है तभी फसल पैदा होती है। अगर ये पसीना नहीं बहेगा तो फसल नहीं तैयार होगी, और फसल नहीं तैयार होगी तो आने वाली नस्लों को भूखा मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, प्यारे साथियों, प्रबुद्धजन सम्मेलन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए किन विषयों को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। ये प्रबुद्धजन सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुआ, हापुड़ में हुआ, गाजीपुर में हुआ, आगरा पहुंचा, लखनऊ पहुंचा,
झांसी पर हुआ, मऊ में पहुंचा, बहराइच हुआ, आज आपके यहां है। ये 13वां सम्मेलन है और इसके बाद 5 सम्मेलन बाकी है। इस बीच में लास्ट सम्मेलन हम लोग गोरखपुर में करके आए थे। गोरखपुर में शानदार सम्मेलन हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रतिभाग किया। 2 दिन तक बारिश होती रही, मन में एक भाव थे, तकलीफ था कि 2 दिन की बारिश के बाद लोग आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। और मैं दिल से बधाई देता हूं कि वहां भी हॉल छोटा बड़ा था और यहां भी हॉल छोटा था। ये वो लोग हैं जो जिनको ना पैसा दिया गया, ना मिठाई दी गई, ना गाड़ी करके दी गई, जिन्होंने अपने पेट को काट काट के एक पैसा जोड़ के जिन्होंने ये सम्मेलन कराया और यहां तक पहुंचकर मुझे हिम्मत देने का काम किया, इसलिए मैं पुनः आपसे बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, गोरखपुर के बाद आज आपके जिले में जो मांगे हमने उठाई थी, उनमें महत्वपूर्ण मांग ये थी कि मंडल कमीशन की सिफारिश है, जो बाकी सिफारिश है वो लागू होनी थी। मंडल कमीशन जब आया था उसकी 2 सिफारिशें लागू हुई थी, अभी 38 सिफारिश बाकी। क्या आप चाहते हो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो? जरा एक बार गौर से सुन लो, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होगी तो पिछड़े वर्ग के भाइयों को के अधिकार मिलेंगे। आप चाहते हैं पिछड़े वर्ग के भाइयों को उनके अधिकार मिले? जोर से बताओ, बहुत अच्छी बात है। हमारी मांग ये भी थी कि जातिगत गणना होनी चाहिए। इस बात पे गौर करना कि जातिगत गणना होनी चाहिए। जब हमने मांग उठाई तो जातिगत गणना की मांग को सरकार ने मान लिया 5वें सम्मेलन के बाद। कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था जातिगत गणना पे, लेकिन मान लिया। लेकिन हमारी मांग ये नहीं है सिर्फ की जातिगत गणना, जातिगत गणना के साथ साथ उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हो। क्या हो? आर्थिक आंकड़े कैसे? ये पता लगे देश को किनके पास रहने के लिए जमीन है, किनके पास खेती के लिए जमीन है, किनके पास बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, लाखों रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। ये पता रहना चाहिए किसके पास 2 पहिए की गाड़ी है, किसके पास साइकिल है, किसके पास 4 पहिए की गाड़ी है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास नौकरी है सरकारी, किसके पास प्राइवेट नौकरी है, किसके पास 2 धंधे हैं, किसके पास इंडस्ट्री है, किसके पास मिल है, और कौन ऐसा है जो मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के बाहर भूखे पेट सो रहा है? कौन ऐसा है जिसके सर पर छत नहीं है? जानकारी की लागू होनी, पता लगनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये पता नहीं लगेगी तो सरकार योजना कैसे बनाएगी? मैं थोड़ा सा साधारण भाषा में समझाऊं। हमने गिनती की कि 10 लोग हैं सारे। अब 10 लोगों में 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं, 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती की जमीन नहीं, 5 लोग ऐसे हैं जिनपे नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तभी तो हम लोग तय करेंगे ना योजना बना के कि बाकी 5 लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए, बाकी 4 लोगों को भी खेती की जमीन मिलनी चाहिए, बाकी 5 लोगों को भी मकान मिलना चाहिए। जब हम पे डेटा ही नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो हम कैसे उन लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे जो हासिल कर पाएंगे? क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी तो जो सबसे अमीर होगा वो सबसे गरीबी का सर्टिफिकेट बनवाना उसके लिए आसान होगा पैसे के साथ। और अगर आपको नहीं विश्वास होता तो ईडब्ल्यूएस के जरिए जो सर्टिफिकेट बने आप चेक करा लो। 90% सर्टिफिकेट उन लोगों के होंगे जो साधन संपन्न होंगे, गरीब स्वर्णों को भी ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिल रहा। आप लोग चेक करा लो। मैं सरकार के ऊपर उंगली उठा रहा हूं, सवाल पैदा कर रहा हूं, सरकार जांच करा दे, मुझे गलत साबित कर। मैंने अपने गांव में देखा था, मेरे गांव में जिसके पास सबसे बड़ा कारखाना था
तो उसके पास गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड था। मेरे हाथ भी रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। और जब हमने अपना प्रधान बनाया और वो कार्ड हमें देखने को मिला तो मैंने कहा सबसे पहले इसी का कार्ड काटो और किसी गरीब को तो जो गरीब इसका हकदार रहता है इसके पास तो बहुत बड़ा कारखाना है, इसके यहाँ तो 50 नौकर लगे हैं। यदि अगर गरीबी रेखा से नीचे है तो जिसके सर पर छप्पर नहीं, तरपाल भी नहीं है, जो खुले में सो रहा है, उसके बारे में सरकार कब सोचे। क्या है भाइयों, तो हमारी मांग है जातिगत गणना हो तो आर्थिक आंकड़ों के साथ हो। उसके साथ साथ माने पार्लियामेंट में आपने सुना होगा एक बिल में प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था। इस देश में 2% सरकारी नौकरियां हैं। कितने परसेंट? 98% प्राइवेट सेक्टर। हमारी ये मांग थी कि प्राइवेट सेक्टर में भी SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मैं पार्लियामेंट में ये प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया कि जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है, कल आने वाले समय में सरकारी नौकरी खत्म हो जाएंगी तो निजी क्षेत्रों में भी SC, ST के OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अभी सामाजिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई। ये हमारी मांग है प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास वोट है, वोट से सरकारें बनती है और इस देश की इकोनॉमी टैक्स बेस्ड इकोनॉमी है और टैक्स बेस्ड इकोनॉमी में आप ही टैक्स देते हैं। जो टैक्स देते हैं उनके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था SC, ST, OBC के बच्चों को होनी चाहिए। बता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता। अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बड़ी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटियां, उसमें जो परसेंटेज है पढ़ने वाले बच्चों का, OBC के 11% बच्चे उन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कितने परसेंट? जोर से बताओ, जोर से बताओ और जोर से बताओ। और SC, ST के तो 1% भी बच्चे उन यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते आप समझो? इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनकी फीस बहुत महंगी है और यहां तो रोटी खाने के भी लाले गरीबों के ऊपर पड़े। आप समझो लगभग 13% SC, ST, OBC के बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और लगभग 87% सामान्य जाति के बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वहीं से प्लेसमेंट मिलता है, प्राइवेट कंपनियों में जॉब पे चले जाते हैं और SC, ST, OBC के बच्चे सरकारी स्कूलों में खाप छानते रह जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं होगा तो आपके मेहनती बच्चों को भी अवसर इन संस्थानों में नहीं। यार साथियों, जिस तरह से SC, ST, OBC का अन्याय प्रचार हो रहा उसके लिए, उसको रोकने के लिए जो सरकार अन्याय प्रचार को बढ़ावा दे रही है उसको हटाना जरूरी है। मैं उदाहरण देता हूं, किसी जिले का नहीं, आप ही के जिले का देता हूं। प्रदीप पटेल के साथ क्या हुआ? क्या हुआ प्रदीप पटेल के साथ? क्या हुआ? मछली पकड़ने गया, उसका साथी हाथ जोड़कर आज उसकी जान पकड़ दो, लेकिन पीट के उसको डुबो को मार। ये हुआ। और ये खोज कैसे मिली? इतना दम कहां से, इतनी शक्ति कहां से आई कि सामंती इस तरह की घटना को अंजाम देने या अपने गुर्दों को कहने कि पीट के मार देना, डुबो देना, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। कानून का राज होता तो 1000 बार सोचते, लेकिन कानून का राज तो नेताओं की चौखट पे और सामंतियों की चौखट पे दम तोड़ चुका है। इसलिए मैं एक और उदाहरण देकर बताता हूं। उत्तर प्रदेश में समाज के 47 MLA हैं। कितने?
47 और मिनिस्टर भी है उत्तर प्रदेश सरकार में, मिनिस्टर और 10 MP है, तो भी लड़ना पड़ रहा है न्याय के लिए। ये बात कर रहे हैं कि अगर आप इधर करके सत्ता में शामिल हो जाओगे तो अपने बच्चों के जीवन की रक्षा भी नहीं कर पाओगे, उनको हक अधिकार दिलाने को दूर की बात है। मैं बोल रहा हिस्सा देता हूं आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला हुआ था। कितने पदों पे? कितने पदों पे? कितने पदों पे? 20,000 खरों को मुख्य धारा में आने से रोकने का काम इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। 5 दिन तक आंदोलन करता रहा मैं, 5 दिन तक आंदोलन करता रहा मैं लखनऊ में। तब जाके 6,800 नौकरियां जारी की गई और बाद में उन 6,800 नौकरियों के खिलाफ भी सरकार कोर्ट चली गई और वो 6,800 नौकरियां भी लटकाने का काम इस सरकार ने। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि 47 MLA उस समय थे, मिनिस्टर थे कुछ उनमें से, लेकिन वो सारे मिलकर भी 20,000 परिवारों को न्याय नहीं दिला पाए। इक्के दुक्के परिवार की जिंदगी का क्या मोल है उनकी नजरों में। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने लोगों के जान की रक्षा करें। प्यारे साथियों, लगातार आप देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर जिस आरक्षण व्यवस्था को लागू कराने का काम किया, जिसकी वजह से मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के मास्टर बने और जिसकी वजह से मैं लोकसभा का सदस्य बना, उस आरक्षण में लगातार खतरा मंडरा रहा है। आज देश में इतनी गैर बराबरी है, सामाजिक गैर बराबरी, कि अभी भी अगर आरक्षण जैसी व्यवस्था हट जाए, 20,000 पदों का मैंने उदाहरण दे दिया, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं आज भी गैर बराबरी इतने बड़े पैमाने पर है कि अगर आरक्षण व्यवस्था हट जाए तो पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, ये कुर्मी समाज के लोग, यादव समाज के लोग, जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, उनके साथ साथ चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटें, तमाम शेड्यूल कास्ट की जातियों के लोग, इनके बच्चों को कोई कुर्सी पर नहीं बैठने देगा। अभी भी इनको अकल नहीं आ रही है कि किसने आपके अधिकारों को रोकने का काम किया। अगर पिछड़े वर्ग के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक बार मंडल कमीशन के आंदोलन को जरूर पढ़ ले कि मंडल कमीशन को रोकने के लिए कौन खड़ा था और उसको लागू कराने के लिए सीना तान के कौन खड़ा था। अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों को नहीं पता लग रहा है तो शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई एक बार 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन को गौर फरमा ले कि उनके बच्चों पे गोली चलाने वाला कौन था और उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ने वाला कौन था, उनके हक अधिकार को बचाने वाला कौन। और मुस्लिम समाज के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, ना कोई कानून व्यवस्था, ना कोई न्याय व्यवस्था, बस नाम मुसलमान होना चाहिए। फिर गोली भी चलेगी, लाठी भी चलेगी, बुलडोजर भी चलेगा और इनकाउंटर भी होंगे। और फिर उनके धार्मिक, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मुसलमानों की धार्मिक आजादी को भी जो आजादी संविधान ने दी है, उस आजादी को भी पानी में डुबो दिया जाएगा, उस आजादी में भी बुलडोजर चल जाएगा। उसका उदाहरण जो है कि जो परंपरागत कार्यक्रम होते आ रहे थे, वो सारे परंपरागत कार्यक्रम रोकने का काम इस सरकार ने कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूं, एक बार मौका आजाद समाज पार्टी को दो, आपकी मस्जिदें, आपके खानकाएं, आपके कब्रिस्तान, आपके अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की गारंटी आजाद समाज पार्टी देगी। आपको न्याय दिलाने की गारंटी आजाद समाज पार्टी। प्यारे साथियों, एक आखिरी मांग जो हम लोग लंबे समय से पहले दिन से उठा रहे, मैं ये जानना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो वोट का अधिकार दिया गया है, आप इसकी शक्ति को समझते हो नहीं समझते हो? जोर से बताओ,
समझते नहीं समझते? तो ये बताओ, जो लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो वो हाथ खड़ा कर लो। जो चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो, गौर से सुन लो, कान खोलकर सुन लो। ऐसा ना हो आप गलत दिशा में हाथ उठा दो। जो लोग चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो वो हाथ खड़ा कर लें। अच्छा, एक आधा है मीडिया के भाइयों, देख लो, वो भी गुमराह होकर उठा रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा बेचारा। और इसको सत्यता करवा देता हूं अभी। जो लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, जरा दोनों हाथ खड़ा कर लो, नीचे कर लो हाथ, बैठ जाओ अपनी जगहों पे, नीचे हाथ करके। ये कह रहा था मैं आपसे कि आजाद समाज पार्टी, भैया बच्चे बैठो साल, अगर एक भी खड़ा दिखा मुझे ना तो फिर देख लेना अगले 10 साल के अंदर। नीचे बैठो, जमीन पे बैठो, तुम लोग सब सोच प्राप्त किए थे, सब नीचे बैठो। इसको विवेक को मारो ग्राम में। अभी बहुत चप्पल घिसनी पड़ेगी। नीचे बैठो, आराम से, कपड़े नहीं पहने नहीं मारे, नीचे बैठो। आंदोलन है, इस आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। इस भट्टी में संघर्ष, भट्टी में तपने के लिए तैयार हो जाओ, तभी सोना बनोगे, वरना कोयला बन जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ तो कोयले के भी दाम भी है, आपका कोई दाम नहीं लगेगा अगर आप समझदार नहीं बनोगे। पड़ोसी मार के बैठो, घबराओ मत, ना देखो नौजवानों को किचन में बैठे, आप लोग को फिर भी चादर बैठो, ढंग से बैठो। बस कंधे पे आके हाथ रखते, अगर किसी को मुझे बिठाना पड़ा तो फिर देख लेना। तो हमारी मांग थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और भारत में लोकतंत्र जो जनता चाहती वो होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब हमने इस मांग को उठाना शुरू किया तब फिर इस मांग को तेजी से लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। प्यारे साथियों, अभी वोट चोरी को लेकर भी बहुत बड़ी चर्चा देश में चल रही है और हमारे पास तो नोट होना हो, हमारी शक्ति बनाने के लिए अगर हम पे सबसे मजबूत कुछ है तो हमारी वोट। इस वोट में इतनी शक्ति है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे कुर्सी में उठा के पटक दो, इतनी शक्ति इस वोट में। लेकिन सम्मानित साथियों, अब इस वोट की रक्षा कैसे करोगे? इस वोट की रक्षा ऐसे होगी जब आप सब लोग, जो एक नारा मैंने एक हफ्ते 10 दिन पहले दिया कि हमें इस वोट की रक्षा, माननीय काशीराम साहब कहते थे बैलेट के साथ साथ बुलेट की तैयारी भी करनी पड़ेगी, कहते थे नहीं कहते थे? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं बैलेट के साथ साथ हमें वोट की रक्षा की तैयारी भी करनी पड़ेगी। कैसे? आपके बूथ पे, वार्ड में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 11वीं में है, 12वीं में है, 10वीं में है, 18 साल पार हो गए हैं, जो ठंडा उठाकर मेरी एक आवाज पर दिल्ली तक चले जाते हैं, लखनऊ तक चले जाते हैं, जो मुझे देखने के लिए आंधी तूफान में खड़े रहते हैं, जो मेरी एक आवाज पर अच्छे से अच्छे ताकतवर जालिम को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। उन भाइयों से कह रहा हूं जो मेरे सामने बैठे हैं, भले ही मेरा नारा मत लगाओ, जिंदाबाद मत करो, मुझे माला ना पहनाओ, मुझसे मिलो मत, लेकिन अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो इस समय को बर्बाद मत करो। हर व्यक्ति, हर नौजवान अपने अपने वोट की जिम्मेदारी उठाओ, वोट वॉरियर बनो, वोट रक्षक बनो, डेटा तैयार करो, एक एक वोट को संगठित करो, मेरी बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करो और इस बात को मजबूत करने का काम करो, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां सुख सुविधा और सम्मान का जीवन प्राप्त कर सके। करोगे नहीं करोगे बताओ? कैसे आप
आज मोटरसाइकिल लेकर दौड़े। मुझे आपके 1 महीना नहीं चाहिए, मुझे हफ्ते में आपके 2 दिन 1 दिन चाहिए, उसके भी कुछ घंटे चाहिए। कितने दिन? 1 दिन और 1 दिन के भी कुछ घंटे। दूर मत जाओ, मैं जानता हूं आपकी जेब में पैसे नहीं होते, कहां से लाओगे पैसे, मैं जानता हूं। दूर मत जाओ, अपनी गली को, अपने वार्ड को तैयार करो, एक एक घर जाओ, डेटा बनाओ, ट्रेनिंग कराएं, जिम्मेदारी उठाओ। अपने विधानसभा अध्यक्ष को दो कि मैं अपने वार्ड का, अपने भाई को ताकत देने के लिए, अपने गरीब परिवारों के आंसू पहुंचने के लिए मैं वोट रक्षक बनने का काम करूंगा। मेरा नाम पता, नंबर नोट कर लो, मुझे जो काम आप बताओगे उसको मैं करने का काम करूंगा। जिम्मेदारी उठाओ अगर आप मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि प्यारे भाइयों, जब तक हम पे ताकत नहीं आएगी, किसी भी तरह का परिवर्तन वो शक्ति से होता है, और शक्ति सत्ता में है। जब तक सत्ता हमारे पास नहीं होगी, न हम जान माल की रक्षा कर सकते हैं, न आपको इज्जत सम्मान का जीवन दिलाने का जो संकल्प लेके हम लोग दिल में चल रहे हैं, उस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। मैं आपके सामने ये बात दोहराना चाहता हूं। मैं जब लोकसभा में गया, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। इस बार हम विपक्ष के साथी ऐसा यहां पर चर्चा के लिए नारेबाजी करते रहे, सदन नहीं चला। लेकिन मैंने देखा सरकार ने अपने सारे बिलों को पास करा दिया। यानी कि अगर आप सत्ता में हैं तो फिर आपको अपनी पॉलिसी बनाने से कोई नहीं रोक, ठीक है? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कुछ देर और तकलीफ सहनी पड़ेगी, हिम्मत दिखाओ। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि दौड़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कुछ काम करके भी दिखाना पड़ेगा। मैं अकेला चला गया और आपकी बात को उठाने का काम कर रहा हूं, ये एक बात है। लेकिन मैं अकेला बना रहूं, वहां हमारी संख्या ना बढ़े, ये दूसरी बात है। मैं अकेला बना रहूं, ये एक बात है, और मेरे जैसे और 10, 20, 50 लोग वहां पहुंचे, ये संकल्प हमारे मन में है कि 10, 20 और 50 ऐसे विचार वाले लोग वहां पहुंचना चाहिए। फिर आप देखना, जब अकेला कंसेशन एक सेशन में, अभी आपको बढ़ के सुनाऊंगा, इतने मुद्दों को उठा सकता है, आपके 20-50 सांसद होंगे, 80 सांसद है उत्तर प्रदेश में, तो आप देखना सरकार किसी की भी हो, झंडा झंडा बात आपकी भी आगे बढ़ेगी। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, इस सत्र में जब लोकसभा भी नहीं चली, हमने किन किन विषयों को उठाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हुई, हमने पैरा मिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आरआरएफ, तमाम भाइयों पे वेतन, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित रहते हैं, उनके वेतन पर जो टैक्स लगा हुआ है, उनके इनकम पे जो टैक्स लगी हुई है, हमने उस टैक्स को खत्म करने की मांग उठाई, जो पार्लियामेंट में किसी भी सांसद में आज तक नहीं होती। ये सीआई और सीआरपीएफ के जवान हमारी रक्षा करते हैं, ये पुलिस के जवान हमारी रक्षा करते हैं, इनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। इनके वेतन में भी टैक्स होता है, वो टैक्स जब नेताओं के वेतन पे नहीं है तो इनके वेतन पे भी नहीं होना चाहिए, जो हमारे देश की है। होगा ये सरकार उत्तर प्रदेश की तो स्कूलों को बंद करने के नाम पर बंद कर रही थी। पार्लियामेंटों के बाहर तख्ती लेके घंटों घंटे खड़े होके मीडिया के जरिए हमने उस गलत पॉलिसी को रोकने का विरोध किया, और जब पार्लियामेंट चली
तो सवाल पूछकर पत्र लिखकर सरकार को जगाने का काम किया, उनकी गलती का एहसास कराने का काम उनको किया। और उसका फायदा यह हुआ कि अंततः सरकार को वो स्कूल बंद करने का आदेश वापस लेना पड़ा। और आप जानो सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? किसके बच्चे पढ़ते हैं? अमीरों के तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं 87%। तो सरकारी स्कूलों में किसके पढ़ते हैं? तो ये स्कूल बंद होंगे तो किसका रास्ता बंद होगा? किसके भविष्य में ताला लगेगा? इसलिए लड़ाई लड़ने का काम किया। एक दवा एक दाम की पॉलिसी बने, इस बात को उठाने का काम किया कि एक ही दवा है, एक कंपनी उसको 10 रुपए में देती है, दूसरी कंपनी 50 में देती है, तीसरी कंपनी 100 में देती है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी 500 में देती है। क्यों देती मैं बताता हूं। मैं भी आ रहा था आपके यहां, मैंने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड देखे, फलाना सीमेंट, टिमका सीमेंट, जितनी लागत है उससे ज्यादा का एडवर्टाइजमेंट होता है। और ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी आपकी खून की कमाई से वसूला जाता है। इसलिए हमने सरकार से मांग की कि एक दवा है, बनाने में एक लागत आ रही है, टैक्स उस पर एक लग रहा है, तो उसका दाम भी एक होना चाहिए। इसके लिए हमने आंदोलन करने का काम किया। बहन मनीषा तो जो हरियाणा की हमारी बहन थी, आप लोगों ने देखा होगा 9 दिन तक उसकी बॉडी लेकर उसके परिवार के लोग बैठे रहे। उस बहन की आवाज को हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया और सरकार को सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। प्यारे भाइयों, थानागढ़ में स्कूल गिर गया था, स्कूल की छत, 7 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। और थानागढ़ के स्कूल के ऊपर जांच हो और उन बच्चों के परिवारों को मुआवजा मिले और स्कूलों की स्थिति बदली जाए, इसके लिए हमने आंदोलन करने का काम किया। एसएससी के अभ्यर्थियों को, जो एसएससी के बच्चे हैं, उन अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा में जो घोटाला हो रहा है, कभी सेंटर दूर लगा देते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कंप्यूटर डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांग को, एसएससी के बच्चों की मांग को भी उठाने का काम किया, सरकार से जवाब मांगने का काम किया। प्यारे भाइयों, अधिवक्ता भाइयों के लिए मैं खुद अधिवक्ता हूं, हमारी बहन अधिवक्ता साथ पीछे बैठी है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इसकी मांग को भी जोर शोर से उठाने का काम किया और कानून मंत्री को पत्र लिख के कहा कि इसको लागू करना चाहिए, एडवोकेटों की मांग को मानना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट न्याय दिलाने का काम करते हैं, न्याय की मजबूत आवाज होते हैं, उनको संरक्षण और सुधार मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन को, ओपीएस को लागू कराने के लिए आंदोलन करने का काम किया इसी सत्र में कि पुरानी पेंशन हमारे पूर्व कर्मचारियों का अधिकार है और जो वर्तमान में सेवा कर रहे हैं उनका भी अधिकार है। समान काम, समान वेतन और समान सम्मान लागू हो, इस कार्य को भी सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई जाए। आप महसूस करना, मैं सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा हितैषी, लेकिन आप महसूस करो, एक ऑफिस में अगर 50 कर्मचारी हैं तो 25 सरकारी होंगे और 25 और सरकारी सविदा ठेकेदारी का होंगे। वो भी 8 घंटे काम करते हैं, ये भी 8 घंटे काम करते हैं। इनको एक महीने में 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है, वहीं दूसरे को 6,000, 8,000, 9,000, 11,000 रुपए मिलते हैं। सम्मानित जीवन भी नहीं मिल सकता। आप देखो, उदाहरण बताता हूं, आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेलवे में कितने सुविधा पे कर्मचारी, तमाम जो है दफ्तरों में बहुत क्लास के जो कर्मचारी हैं, सुविधा के सफाई कर्मचारी, सबको वेतन समान मिलना चाहिए, इसकी मांग भाई। नगीना उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जो किसानों को नुकसान हुआ, उनके जान माल की रक्षा की आवाज उठाई। पीएससी के भाइयों के लिए
उनके प्रमोशन में देरी हो रही थी। सामान्यतः प्रमोशन प्रक्रिया से नहीं हो रहा था, उनका प्रमोशन हो रहा हो ये आवाज उठाई। और उत्तर प्रदेश में SC ST OBC के भाइयों को विदेश पढ़ने के लिए 1000 भाइयों को स्कॉलरशिप मिले पूरे प्रदेश से हर साल, इसकी मांग भी उठाई। मगर मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं, ये मांगे हमने इसलिए उठाई क्योंकि हम सत्ता में नहीं, लेकिन आने वाले कल में अगर आपने अवसर दे दिया तो 3-4 जरूरी काम करेंगे मंगलों के साथ साथ। जब गौर से सुनो भाई, जब स्कूल में अध्यापक पढ़ाता है, जो बच्चे फॉर्म में देखते रहते हैं ऐसा ही असल खामा खड़े, ऐसे जो गैर जिम्मेदार बच्चे होते हैं जिनका ध्यान इधर उधर होता है बातें करने में, फॉर्म चलाने में, और जो गौर से नहीं सुनते, जब पेपर में सवाल आता है और क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है तो वो जवाब में कुछ नहीं लिख पाते, तो उनका रिजल्ट क्या आता है भाइयों, क्या आता है? तो रिजल्ट में फिर 2 घंटे ही 0 ही आते हैं। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब आप पसीनों बहा रहे हो और आपने संघर्ष करके मुझे अवसर दिया है, इस अवसर को एक अवसर के बाद एक अवसर का अवसर के अंदर मत छोड़ो, इसको विस्तृत कर लो और इस अवसर को इतना मजबूत कर लो कि इस बार उनकी संख्या आपके जनप्रतिनिधियों की बढ़ जाए। तीसरे पंचायत चुनाव आ रहा है, आप घर से निकल के बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बनाना, और जो प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के आएंगे उनको वोट की ताकत देना। फिर आप देखना आजाद समाज पार्टी दिन दुगनी रात चौगनी कितनी तरक्की करती है और 2027 में आपकी कितनी मजबूत आवाज बनती है। आप मेरी बात से आगे जब ये ताकत बनेगी भाइयों, तो जो बातें मैंने आपको बताई है उनको पहले ही दिन से उन पे काम करने का काम हम करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, न्यूनतम वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, ग्राम पंचायतों तक रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे। महिलाओं के ऊपर जो कर्ज है विभिन्न समूह के द्वारा जो लाद दिया गया है, उस कर्ज माफी के काम को भी हम करने का काम करेंगे। बिजली के दाम कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम से सेस हटा के उसके दाम हम लोग कम करेंगे, जनता के लिए सुलभ बनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण 3-4 काम जो करने हैं उनको सुन लो। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं तुम्हें सोच रहा हूं कि तुम लड़ाई करके इस प्रदेश का भविष्य बनोगे। लाल आप भाई, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप थोड़ी मतलब मैं समझा दूंगा, आप बैठ जाओ। तो मैं आपसे कह रहा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे, जो करना ही है, सरकारी स्कूल को इतने शानदार बनाएंगे कि 5 स्टार स्कूल भी सरकारी स्कूल के सामने खल के दिखाएंगे। जितने विषय होंगे उतने अध्यापक होंगे, कई अध्यापकों की कमी नहीं होगी। फीस इतनी मिनिमम होगी कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा पाए। पंखे होंगे, कूलर होंगे, इससे भी काम नहीं चलेगा तो एसी लगाने का काम करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। प्यारे भाइयों, 2000 रुपए नहीं दे पाएंगे अपने घर परिवार के लोगों को, 5 किलो राशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऐसी शिक्षा देंगे कि 50,000 रुपए की नौकरी करने में आपके बेटे को कोई कठिनाई नहीं आएगी। मेरी बात 2000 रुपए के महीने के सहयोग से आपकी गरीबी नहीं कटेगी, 500 रुपए के 400 रुपए के राशन से नहीं गरीबी कटेगी, लेकिन 50,000 रुपए की नौकरी जब आपका बेटा बेटी करेगा तो आपकी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे और आपको इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलेगी। मेरी बात का प्यारे भाइयों, सरकारी अस्पतालों में ऐसी सुविधा करेंगे कि प्राइवेट अस्पतालों में ताले लग जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्राइवेट अस्पतालों के परिवारों में कोई बीमार होगा तो
अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल के तक दौड़ेंगे। डॉक्टर भी होंगे, सारी मशीनें भी होंगी, टेस्ट भी मुफ्त होंगे, दवाइयां भी मिलेंगी, सुविधाएं भी होंगी, और तो और हॉस्पिटलों की बिल्डिंग भी ऐसी होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल की ये जो मालिक है उनका कैबिन भी ऐसा नहीं होगा जैसे सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे आपके लिए। प्यारे भाइयों, आज जो जुल्म अत्याचार की लाठियां आपकी तरफ उठती है, बहन बेटियों की तरफ उठती है, वचन देके कह रहा हूं आपको, नोट कर लो, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था बनाएंगे, किसी सामंती की हिम्मत नहीं पड़ी किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देखने वाली बात का। आज जो जमीनें दबा कर बैठे हैं, कल आपकी जमीनें दबाना तो दूर, जिन्होंने जमीन दबा रखी है कागज लेके आपके घरों में घूमते फिरेंगे कि अपनी जमीन वापस ले लो। इससे पहले कि चंद्रशेखर भाई तक की बात पहुंच जाए, अपनी जमीन वापस ले लो। और अन्याय अत्याचार करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। अन्याय अत्याचार करने वाले प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर कोई उत्तर प्रदेश में रहेगा तो कानून के राज को सर माथे माफ कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, महिलाओं को रोजगार घर पे पहुंचाने का काम करेंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, पुरानी पेंशन को 500-700 रुपए से बढ़ा के कम से कम 2100 वृद्धा पेंशन को 2100 रुपए वृद्धा पेंशन करने का काम करेंगे। आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, रोजगार ग्राम रोजगार सेवकों को, पंचायत सहायकों को कम से कम 21,000 रुपए का वेतन दिलाने का काम करेंगे। साथ का भी मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। जितने संविधान ठेकेदारी के कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे और सरकारी मुलाजिमों के बराबर तनख्वाह देने का काम करेंगे। साथ का भी आपको विश्वास दिलाऊंगा। लेकिन ये तभी होगा कि नगीना की तरह आप भी अपने मन में संकल्प कर लो कि हमें आजाद समाज पार्टी अपनी पार्टी को ताकत देनी है। अगर मेरे अकेले से मत पड़ता, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत का नाम है, तो मैं अकेला इस काम को कर देता। अभी तो मैं अकेला लड़ रहा हूं। क्या इस बार आने वाले 30वें पंचायत चुनाव में अपने दल को मजबूत करोगे भी करोगे? बताओ। सारे हाथ नहीं उठ रहे हैं, दोबारा से उठाओ, एक बार सबको देखूंगा। अभी 40 मिनट तक उठा के रखो। जो 40 मिनट उठा के रखेगा उसी का माना जाएगा। नीचे करो। मेरा काम आपको तकलीफ देना नहीं है, आपकी तकलीफ खत्म करना है, आपके आंसू पूछना है, आपके विश्वास को मजबूत करना है, महापुरुषों के अधूरे काम को पूरा करना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको तकलीफ दूं। और आप देखो, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था, मैं आपसे कम टक्कर नहीं ले रहा हूं। देखो, गीली होगी है नहीं गीली होगी है? इस पसीने से नहीं डरता भाइयों मैं आपकी आंखों के टपकते हुए आंसू से डरता हूं, बस और किसी चीज से नहीं डरता। मेरी बात को आप मैं जेल से नहीं डरता, छोटे मुकदमों से नहीं डरता हूं, साजिशों से नहीं डरता हूं, गोलियों से नहीं डरता हूं। मेरे पिता ने मुझसे एक बात कहा था कि दुनिया में आना जाना ये सबके लिए है, लेकिन जाने के बाद लोग आपको क्यों याद रखे, इस बात को आप समझना। और प्यारे भाइयों, जिस दिन गोली लगने के बाद मेरा मुझे जीवन मिला था, उस दिन मैंने ये तय कर लिया था, मुझे महसूस हो गया था कि मेरा जन्म आकर जाने के लिए नहीं हुआ है, आपके आंसू पूछने के लिए और महापुरुषों के जुड़े काम को पूरा करने के लिए। मेरी माँ बैठी है, मेरी बहनें बैठी हैं, पीछे खड़ी है, गर्मी में परेशान हो रही है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आजादी मांगने से लेकिन तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे कल आपसे साथ की जरूरत पड़ेगी। रोज 1 रुपया अपने घर में उठा के रखा करो आजाद समाज पार्टी काशीराम के लिए, अपने आंदोलन के लिए उठा के रखा करो। एक गुल्लक बना लो, किसी डब्बे में रख लो, रोज 1 रुपया। लाखों रुपए नहीं मांग रहा, सैकड़ों रुपए नहीं मांग रहा, रोज 1 रुपया उठा के रखा करो।
और जिस दिन आपसे कहूंगा उस दिन उस 1 रुपए को जो इकट्ठा हो जाए कार्यालय में आके जमा करा देना, सूद समेत वापस करूंगा, 1000 गुना आपको निकाल कराऊंगा। आपके बच्चों को नौकरी रोजगार देके जुल्म जाति की आंधी को आपने दूर हटा के और आपको सारी मान सम्मान का जीवन देंगे, क्योंकि आंदोलन महापुरुषों का सहयोग से चलेगा। आज भी इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे साथियों ने सहयोग इकट्ठा किया होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि अपनी मेहनत की कमाई से हमें सहयोग किया, लेकिन यह सहयोग आज के लिए नहीं, सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच आया। मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? पक्का? आज से 1 रुपया उठा के रखोगे नहीं रखोगे? पक्का? दोनों हाथ उठा के रखेंगे। अब आखिरी बात, हाथ नीचे कर लो। अपने सामने अपने अधिकारों को लूटता हुआ देखना चाहते हो क्या? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कमजोर होता देखना चाहते हो क्या? तो संघर्ष करने के लिए तैयार हो या नहीं हो? जय भीम! तो दोस्तों आपने पूरी स्पीच सुन ली, उसके बाद आपको ऐसा एहसास हो गया होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद किन किन मुद्दों को लेकर बात किए हैं। और ये चंद्रशेखर आज़ाद का 13वां जन प्रबुद्ध सम्मेलन था। और आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।